हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। आज हम लोग मानव भूगोल में मानव की प्रजातियां पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था मानव उद्विकास या एवोल्यूशन ऑफ मैन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मानव की प्रजातियों के विषय में चर्चा करने जाएंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मानव भूगोल में से अधिकतम प्रश्न इस चैप्टर में से बनने वाले हैं, हर परीक्षाओं में बनते ही हैं। और ये वो चैप्टर है जो मानव भूगोल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, कौन कौन सी प्रजातियां हैं मानव की और किस किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मानव के उद्विकास का एक छोटा सा बस परिचय दिया था कि किस प्रकार से मानव का विकास या उद्विकास हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं मानव की जाति का विभाजन जो है, जिसमें पर्याप्त समान आनुवंशिक विशेषताएं पाई जाती के आधार पर किया जाता है कि भाई किन किन प्रजातियों में समान आनुवंशिकता पाई जाए। प्रजाति की परिभाषा पूर्ण सटीकता से नहीं दी जा सकती है। कारण यह है कि मानव एक सर्वाधिक भिन्नता लिए उपकरण बनाने वाला प्राणियों में से एक है तथा प्रत्येक मनुष्य विशिष्टता लिए हुए होता है जो न्यूनाधिक मात्रा में अपने साथी से भिन्नता रखती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोग एक समान क्षेत्र में रह रहे होंगे, ठीक है, एक राज्य में रह रहे होंगे, एक ही क्षेत्र में रह रहे होंगे, एक ही गांव में रह रहे होंगे, लेकिन जो आपके जो साथीगण हैं जो अपने आसपास रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी या भाई बहन खुद के, आप देखेंगे कि आपकी हाइट में, आपके टेक्सचर ऑफ हेयर में, बालों के जो टेक्सचर में, आपके स्किन के कलर से लेकर के आपके बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें न्यून अधिक मात्रा में, कम ज़्यादा मात्रा में इनमें चेंजेस दिखते हैं। इसीलिए प्रजातियों का जो वर्गीकरण होता है उसको करने में कोई सटीक काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों के कुछ समूहों में वर्गीकरण हेतु ऐसे पर्याप्त लक्षण पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से कतिपय प्रजातियों को उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मनुष्यों के समूह में, जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 मनुष्यों का एक ग्रुप है। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये 100 मनुष्यों का एक ग्रुप है। अब हमारे पास ऐसे कुछ 5-6 पर्याप्त लक्षण हैं, कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास कि इन 100 लोगों को हमें 10 ग्रुप में बांटना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो एक जैसे दिखते हैं उनका ग्रुप बना दें। अब एक जैसे किस आधार पर? तो रंग के आधार पर, बालों के आधार पर, उनकी हाइट के आधार पर, उनके चेहरे के आधार पर, उनके कपाल सूचकांक के आधार पर, उनके नासा सूचकांक के आधार पर, ऐसे कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस आधार पर हम लोग निश्चित रूप से मानव को प्रजातियों में विभक्त कर सकते हैं। अब बेसिकली प्रजाति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं रेस। वो रेस लगाने वाली रेस नहीं है। रेस का मतलब होता है मानव प्रजाति, प्रजाति से इसका विशेष है। तो अंग्रेजी भाषा में इसे रेस कहते हैं और इसका प्रयोग सबसे पहले 16वीं सदी में किया गया था। थॉमस डी गैबेन्यू के जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्राणियों का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। किस आधार पर? शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहले रेस जो शब्द है प्रजाति, ये 16वीं जो सेंचुरी है, 16th सेंचुरी के अंदर ये आया था। फिर इसमें इन्होंने क्या किया, कौन कौन सी विशेषताएं ली? तो इन्होंने ली त्वचा का रंग। अब इसमें रंग में भी कई सारे प्रकार के इन्होंने रंगों में डिवाइड किया है। सिर का आकार, ये जो सिर है इसका आकार, सिर के आकार से लेके केश मतलब होता है हेयर, बाल, और शरीर की संरचना। तो शरीर की रचना से लेके, बालों से लेकर के सिर के आकार और त्वचा के आधार पर इन्होंने प्रथम बार जब रेस या प्रजाति शब्द का प्रयोग किया, मानव को प्रजातियों में वर्गीकरण करने का कार्य किया। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में सामाजिक डार्विनवाद ने प्रजाति के अर्थ में और ज़्यादा असमंजस पैदा कर दिया। जब डार्विनवाद आता है, डार्विन के बारे में मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन का एक पुस्तक थी। इसके पिछले वाले कम से कम 2-3 वीडियो में मैंने उस पुस्तक का नाम लिया है और मैंने ये भी बताया था कि ये पुस्तक के बाद और इस पुस्तक के पहले ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन जोन है ये पुस्तक। उस पुस्तक का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डार्विन की कौन सी पुस्तक थी। अब बताते हैं कि सामाजिक डार्विनवाद ने जैविकीय क्षेत्र के जैविकीय विचार को सामाजिक क्षेत्र तक विस्तृत किया। फिर वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे फिर बाद में उपनिवेशवादी जो यूरोप है, जैसे जैसे वो समुद्र के पहाड़ जाते गए, बेसिकली डार्विनवाद ने ये कहा था, डार्विनवाद में, कि जो सबसे उत्तम प्रजाति है वही जीने के लायक है और बाकी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो अब ये उत्तम कौन सी है और उत्तम कौन सी नहीं है, इसके बीच में भी विवाद शुरू हो गया। फिर आगे जाकर के जैसे जैसे उपनिवेशवाद शुरू होता है तो ये यूँ कहते हैं ना, वाइट मैन्स बर्डन नाम की एक थ्योरी देते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि जो गोरी प्रजातियां हैं वो बहुत उत्तम है या श्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं है।
तो फिर सौभाग्यवश आजकल जो ये गोरी प्रजाति वाला या जो डार्विनवाद के आलोक में जो लोग इस तरह की बात करते हैं स्पेशली, तो अब आजकल हम लोग प्रजाति का मतलब इससे नहीं लेते हैं। बेसिकली मानव की जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें उनका रंग, उनका रूप, उनका टेक्सचर, उनका हेयर टेक्सचर, स्किन टेक्सचर, ये सारी की सारी चीज़ें बदलती हुई हमें दिखती है। फिर बेसिकली अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा प्रजाति के ऊपर विशेष ध्यान दें, तो बेसिकली प्रजाति शब्द का जो प्रयोग है कई प्रकार से लिया जा सकता है, जिसमें से अनेक वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य नहीं भी है। उदाहरण के लिए संस्कृति, ठीक है, सांस्कृतिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने प्रजाति का नाम लिया और कोई कहता है कि ये तो लैटिन प्रजाति का है, तो लैटिन प्रजाति बेसिकली संस्कृति को दर्शा रही है। फिर जैसे हम लोग बात करेंगे सेमेटिक या आर्यन, तो सेमेटिक ये क्या हुई, ये कौन सी प्रजाति हुई, ये बेसिकली भाषा के आधार पर इन्होंने बांटा। फिर अगर हम लोग बोलें कि ये तो फ्रांसीसी प्रजाति है, ब्रिटिश प्रजाति है, जर्मन के हैं, अमेरिकन हैं, तो ये कैसी प्रजातियाँ हुई, ये तो हुई राष्ट्रीयता के आधार पर। ये बहुत ही संकीर्ण वर्गीकरण हुए प्रजाति के। बेसिकली हम लोग इस प्रजाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रजाति के अंदर जो अध्ययन करेंगे वो मूल प्रजाति का है। मूल प्रजातियाँ क्या होती है? मूल प्रजातियाँ वो है जिससे मानव की उत्पत्ति हुई है और जो हम लोग मानव में हम लोगों को परिवर्तन दिखा सके। जैसे आप बोलेंगे कि सर जैसे कोई भारतीय है और कोई ब्रिटिश है तो वो तो परिवर्तन दिखा रहा है वैसे भी, तो आपको अलग से इसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता कैसे पड़ी? अब आप देखिए, कोई भारतीय व्यक्ति है जो ब्रिटेन में जाकर शिफ्ट हो गया और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो वो तो ब्रिटिश हो गया, बट वो जो रेसेस है, जो नस्ल के आधार पर तो वैसा नहीं हो सकता ना। तो हम लोग नस्ल के आधार पर जिन प्रजातियों का वर्गीकरण करेंगे उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली इसका जब हम लोग वर्गीकरण शुरू करते हैं तो इसमें हमें कई सारी कठिनाइयाँ आएगी। स्वाभाविक रूप से मानव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है, तो इसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो एक बार इसमें देख लीजिए, सामान्य रूप से एक व्यक्ति को दो विरोधाभासी या यूँ कहें विरोधी विचारधाराओं का सामना कर रहा है। एक विचारधारा के अनुसार प्रजाति की भिन्नता मानव के विकास की आरंभिक अवस्था से पाई जाती है, और दूसरी बात है कि जैसे जैसे प्रजातियों का विकास हुआ उनमें अंतर बाद में हुआ। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका बेसिकली ये है कि दो बड़े बड़े विचार हैं। एक विचार कहता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानव का विकास होता है और वो अपनी प्रजातियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि नहीं, मानव का विकास तो एक ही जगह हुआ है, जैसे जैसे इसका आगे क्रमबद्ध रूप से इस मानव का विकास होता गया अलग अलग प्रजातियां बनती गई। कहने का सीधा मतलब ये है, दो भिन्न विचार हैं। अगर हम लोग प्रजातियों का वर्गीकरण करें भी तो बेसिकली मूल रूप से तो दो भिन्न विचार हुए। दो भिन्न विचार कौन से हुए? पहला विचार तो कहता है कि अनेकों प्रजातियों से अनेकों प्रजातियां बनी हैं। दूसरा विचार कहता है कि नहीं, एक प्रजाति थी, एक ही मानव था, वो जैसे जैसे समय के साथ विकसित होता जा रहा है या विकसित होता गया है उसमें भिन्न भिन्न प्रजातियों के लक्षण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है ना? तो फिर मानव की प्रजाति का जो वर्गीकरण है फिर भी हम लोग निश्चित आनुवांशिक गुणों के आधार पर करते हैं। कैसे करते हैं कि सभी मनुष्यों के उच्च विकसित जो प्रणालियां हैं, जैसे रीढ़ की जो हड्डी हो गई, ठीक है, सीधी मुद्रा हो गई, बाल हो गए, हाथ हो गए, त्वचा का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, आकार हो गया, बालों का रंग, बालों की बनावट, नाक का जो शेप है, या फिर यूँ कहें चेहरे का जो हम लोग कहते हैं ना फेस कट है या कद है, उसकी हाइट है, ललाट है, मतलब ये जो है शिरस्त्र है, तो इन सब की बनावटों के आधार पर भी हम लोग कई बार प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। क्लियर बात है ना? क्योंकि एक ही लक्षण में पाए जाने वाले अंतर भी मानव के भिन्न भिन्न समूह में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 लोगों को या 50 लोगों को एक ग्रुप में बांट दूं कि भाई ये मंगोलाइड है, बट जब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे आगे जा करके तो फिर हमें ये पता चलता है कि भाई मंगोलाइड में भी ये व्यक्ति ऐसा है और वो व्यक्ति वैसा है। तो आगे हमें अनेक प्रकार के उप विभाजन करने पड़ते हैं। हालांकि इनका कोई स्पेशल सिद्धांत नहीं है, कोई स्पेशल थियोरी नहीं है जिस आधार पर हम लोग इन सब चीज़ों का वर्गीकरण करेंगे, परंतु हम लोगों ने विभिन्न पैरामीटर्स बनाए हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो फिर हम लोग अगर बात करें कि बेसिकली इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोग प्रजाति कहेंगे किसको, तो मानव शास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी इसकी कि प्रजाति जो है मानव जाति का एक प्रमुख भाग है जो नस्ल की शारीरिक विशेषताओं में चिन्हित है।
मतलब मानव जाति का एक विशेष भाग है जो कि उसके नस्लों में विशेष रूप से हमें दिखता है। वहीं जो सांस्कृतिक मानवशास्त्री हैं वो इसकी परिभाषा देते हैं कि प्रजाति ऐसे लोगों का एक समूह है जिनमें न्यून अधिक मात्रा में स्थायी पहचान के लक्षण पाए जाते हैं, जिनके साथ संबंधित व्यक्ति कुछ निश्चित अर्थ जोड़े हुए होते हैं। मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कम ज़्यादा एक समान शारीरिक आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। अगर इसे और परिभाषित किया जाए तो प्रजाति बेसिकली मानव जाति में से ही एक ऐसी जैविकीय समूहकरण है जो आनुवंशिक रूप से हस्तांतरित किए जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर पहचाना और वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे आनुवंशिक गुण जो सब में समान है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही आनुवंशिक गुण हम जो है स्थानांतरित करते हैं और हमें वो देखने को मिलता है कि ये एक समान की प्रजातियाँ हैं। फिर भी हम लोगों ने जीव विज्ञान संबंधित जो प्रजातियां हैं उनके हिसाब से हमने इसे कई वर्गों में बांटा है। इसमें दोबारा से वही बात लिखी गई कि हमने किस किस आधार पर हमने इसको बांटा है, तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किनको हम लोग काकेसाइड कहेंगे, किनको निग्रोइड कहेंगे, किनको मंगोलॉइड कहेंगे और किस किस प्रकार से हम लोग आगे की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। बेसिकली जब हम लोग एक वर्ल्ड मैप को देखेंगे कि प्रजातियों को हम लोगों ने किस आधार पर बांटा है, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर ये इस तरह से प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर आप देखिएगा ये जो आड़ी लाइनें हैं, जो ये ऐसे ऐसे वाली जो ये आपको दिख रही होगी टिल्टेड जो लाइंस हैं, ये दिखाता है कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें मिलती है मंगोलॉइड प्रजाति। क्लियर बात है, मंगोलॉइड का आपने नाम सुना होगा। आगे क्या लक्षण हैं इनके वो मैं आपको बताऊँगा स्पष्ट रूप से। वहीं जो एशिया का और यूरोप का, पश्चिमी एशिया और यूरोप का जो पूरा भाग है और ख़ास तौर से उत्तरी अफ्रीका, ये सारा का सारा कॉकेशॉइड प्रजाति का को दिखाता है। ये देखिएगा आप, इसमें ये काकेशाइड प्रजाति को दिखा रहा है, मंगोलाइड काकेशाइड। वहीं जो चेक्स वाला जो ग्रुप है, जैसे ये चेक्स वाला जो ग्रुप है, ये हमें दिखाता है निग्रोइड को। तो यहाँ पाए जाते हैं निग्रोइड। इन सब में अंतर है, मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में इन सब का अंतर आपको बताऊँगा। ये सारे के सारे मंगोलाइड वाली हैं प्रजातियाँ। वहीं जब हम लोग डैश डैश की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया है, इनकी एक अपनी नई प्रजाति है, यह युग है, इनकी एक अपनी अलग प्रजाति है जिसे बोलेंगे ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है। और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रजातियों का ये मैप है, आप लोग इसे बनाना न भूलें। अगर कहीं पर भी प्रजातियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आपको हर जगह मैप बनाना है। ज्योग्राफी इज इक्वल टू मैप और मैप इज इक्वल टू ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी में हर प्रश्न में मैप बनाना है जहाँ जहाँ संभव होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रजातियों के वर्गीकरण को करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।